हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेजिटेबल कल्टीवेशन एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। क्यों हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाना चाह रहे हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। तो जो भी कंटेंट होगा इस टॉपिक में वो इंडियन एग्रीकल्चर के सिनेरियो के बारे में बात की जाएगी और कौन कौन से इंडियन एग्रीकल्चर में चैलेंजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस और स्कोप है वेजिटेबल क्रॉप्स की एंड क्या स्टेटस है वेजिटेबल कल्टीवेशन का इंडिया में, उसके बारे में बात की जाएगी एंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रोल ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में और उसके ओवरव्यू में बारे में कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हमारे इंडिया में जो है 157.35 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है एग्रीकल्चर लैंड के अंडर है और अबाउट 60% एरिया जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है, यानी कि जहाँ पर कल्टीवेशन की जा रही है डिफरेंट क्रॉप्स की, और 40% एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर है। बट फिर भी जो इंडिया की एग्रीकल्चर जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से 15% शेयर है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो हमारे इंडिया में वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिसमें से 15 जो हैं हमारी मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में, जहां पर वेजिटेबल कल्टीवेशन या आप कह सकते हैं कि ऑलरिकल्चर सक्सेसफुली की जा सकती है। तो आइए बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम काफ़ी कम है और जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि हमारी क्रॉप्स की जो ग्रोथ की प्रोडक्टिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर की जो मेन क्रॉप्स हैं, चाहे सीरियल्स की बात करें या पल्सेस की बात करें, वो ज़्यादा है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसमें मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं एक सेम पीस ऑफ लैंड से। या तो हम साइमल्टेनियसली उन क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि साइड बाय साइड एक क्रॉप को अगर आप सीरियल क्रॉप को ले रहे हैं तो दूसरी साइड आप वेजिटेबल क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं, और या तो आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो एक इफेक्टिव और एक रिम्यूनरेटिव अप्रोच है फार्मर्स के लिए, और इट इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट फ्री एंड इकोनॉमिकली ये भी सबसे अच्छा सोर्स है फॉर द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन हम हाई वैल्यू क्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, देयर इज ऑल्सो अ रिसोर्स यूज एफिशिएंसी फॉर सेविंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी को एंड हम रियल प्राइसेस जो हैं फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट कि उनका जो इनकम का सोर्स है दैट विल नॉट गेट डिप्लीटेड एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फार्म टू non-farm occupations. So these are the 7 sources of income growth. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से हमें बेनिफिट्स रहेगा कि हम एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, rather than we will go for the multiple crops। और एक फार्मर जो है अगर वो एक क्रॉप से बाय द वे ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि अगर उसकी क्रॉप में रेन्स या फिर फ्लडिंग और या फिर एनवायरनमेंट की किसी भी ऐसी कैलामिटी की वजह से वो एक क्रॉप से अच्छा रिटर्न नहीं ले पा रहा, तो बाय द वे ऑफ सेकेंड क्रॉप, यानी कि अगर दूसरी क्रॉप उसने वेजिटेबल क्रॉप ली होगी तो मार्केट में उस फ्लक्चुएशन को नहीं पहुंचाने देगा और जो डिपेंडेंस है एक सिंगल क्रॉप पे उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, बेनिफिट रहेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, यानी कि सॉइल की जो हेल्थ है उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि हम एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। देन एनहांस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक आप पेस्ट कंट्रोल और जितने भी क्लाइमेट रेगुलेशन अप्रोचेस हैं उन्हें भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, वाटर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और फार्म की जो इनकम है उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है। रेदर देन हम इन सारी चीज़ों के बजाय जितना भी केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे भी कम कर सकते हैं, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इज ऑल्सो अ मीन ऑफ क्रॉप रोटेशन और क्रॉप क्लीन क्रॉप कल्टिवेशन।
देन दिस इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट हमारी चेंजिंग फूड डिमांड्स को कंप्लीट किया जा सके। तो दो अप्रोचेस हैं जिससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अचीव किया जा सकता है। पहली अप्रोच है आपकी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, देन सेकंड अप्रोच रहती है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन रहेगी जिसमें कि नॉर्मली आप क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा जो कि हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या फिर हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, एंड उन्हीं की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एक पर्टिकुलर फार्म में इंक्रीज किया जाएगा। देन वर्टिकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप एक इस तरह की अप्रोच को फॉलो करेंगे जहां पर फार्मर जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी, यानी कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग की तरफ भी ध्यान देगा सो दैट कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सके। So here are the important facts that highlights the need of crop diversification in India. Crop diversification की ज़रूरत क्यों है इंडिया में? For raising the farm income, sustainable crop production के लिए, यानी कि to achieve the sustainability in agriculture and food और nutrients की security को complete करने के लिए, then most important है कि हम export कर सके ज़्यादा से ज़्यादा crops को and so that हमें foreign exchange ज़्यादा मिले। then employment generation का भी अच्छा source है if we are going for the crop diversification, then poverty elevation को भी कम किया जा सकता है, and we can also judiciously use the land और water resources, यानी कि पानी और जो आपके land के resources हैं, other input factors हैं, उन्हें भी effectively manage किया जा सकता है। and by the way of crop diversification हम environments में होने वाला जो pollution है उसे भी कम कर सकते हैं। but side by side काफ़ी सारे ऐसे challenges हैं और limitations हैं जिसकी वजह से crop diversification successfully नहीं की जा रही। सबसे पहला फैक्टर रहता है पेस्ट और डिजीजेस का, यानी कि जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस हैं, अगर एक ही तरह की क्रॉप की यानी कि मोनोकल्चरिंग की जा रही है तो उससे ये होगा कि जो आपकी क्रॉप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे पेस्ट और डिजीजेस के, और इनिशियली आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो बीज है उसे तैयार करना पड़ेगा, अच्छे इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे और एक वेल प्रिपेयर्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी सो दैट कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर मूव कर सकें। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि मार्केट की डिमांड को देखते ही हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सो मार्केट की डिमांड और जो फार्मर की नीड है उसे हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते एट अ सिंगल टाइम। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम कंजप्शन पैटर्न को शिफ्ट कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, रदर देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर द इंक्रीज्ड इनकम एंड न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग को कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमारी जो लैंड है डे बाय डे डिग्रेड हो रही है और न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाएंगे तो न केवल हम न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करेंगे बल्कि फूड सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इनकम, एनवायरनमेंट फ्री है यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, और हमारी जो वैल्यू एडिशन क्रॉप्स है उनमें एक एडिशनल वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो इस तरह से चेंजिंग मार्केट की जितनी भी चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से फुलफिल की जा सकती हैं। देन इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम क्यों वेजिटेबल्स की ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, बाकी अदर क्रॉप्स की क्यों ना करें। वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि स्मॉल सीजन की क्रॉप रहती हैं, यानी कि कम से कम ड्यूरेशन रहती है इन क्रॉप्स की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए, और ये हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स हैं यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। इनमें से अगर देखा जाए तो वेजिटेबल्स के अंडर जो 5.7% टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो वेजिटेबल्स के अंडर आता है एज कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अगर ओवरऑल इंडियन सिनेरियो की बात की जाए, वेजिटेबल्स में जो लेबर है और जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो भी कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स। सो एक अट्रैक्टिव सोर्स हो सकता है
एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का और एक रेगुलर और रैपिड रिटर्न्स हम वेजिटेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू ओलेरीकल्चर यानी कि वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन से हम एक बूम ला सकते हैं एग्रीकल्चर में, सो दैट वेजिटेबल्स की कल्चरिंग करके एक साइक्लिंग क्रॉप रोटेशंस को मेंटेन किया जा सकता है, और जिससे कि हमारा जो कल्टीवेशन है वेजिटेबल क्रॉप्स की वो ग्रीन हाउस अंदर भी पॉसिबल है। तो इस तरह से हम आउट ऑफ द सीजन भी क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स और एक रिम्यूनरेटिव सोर्स हम इनकम का जनरेट कर सकते हैं। देन एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हो गया, लेट्यूस, पार्सले, एस्पैरागस, ये किस तरह की वेजिटेबल्स हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रही हैं। यानी कि ये वेजिटेबल्स इतनी अभी कल्टीवेशन में नहीं है, बट स्टिल अगर इन वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे की जाए तो ये वेजिटेबल हमें एक अच्छा प्राइस दे सकती हैं। देन अगर क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं अमंग ऑल द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक डाइवर्सिफिकेशन को ऐड कर रही हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि ऑफ सीजन कल्टीवेशन का। ऑफ सीजन कल्टीवेशन जैसे कि कैप्सिकम, कुकुम्बर, चिल्ली और टोमेटो की ईजिली की जा सकती है अलॉन्ग विद द प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हाईटेक एग्रीकल्चर में हम हाईटेक पॉली हाउसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रिसीजन फार्मिंग। सो इस तरह से हम वेजिटेबल्स को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार करके एक अच्छा प्राइस जो है फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। सो ये कुछ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि मोनोकल्चरिंग, जब हम एक लैंड पे सिर्फ एक सिंगल ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं रिपीटेडली, तो इससे फार्मर्स को जो है एक ही क्रॉप से, यानी कि अगर वो टोमेटो की 2 क्रॉप्स एक सिंगल ईयर में ले रहा है तो अच्छा रिटर्न अपनी क्रॉप से ले सकता है। यानी कि इसे हम सोलो एग्रीकल्चर और सोलो कल्चरिंग भी करते हैं। देन मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो जिसमें हम 2 क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहे हैं एक ही सीजन में या सक्सेसिवली, या फिर आप कॉन्टिन्यूसली उसी फील्ड में सक्सेशन पे एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे दोनों क्रॉप्स को लगा रहे हैं, सो दैट फार्म की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करके मल्टीपल क्रॉपिंग से विदाउट अफेक्टिंग द लैंड फर्टिलिटी एक अच्छी इनकम को जनरेट किया जा सके। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को अगर रेस करना है तो हमें सीरियल क्रॉप्स की तरफ तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, क्योंकि वो एक इंडियन एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट साइड बाय साइड हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स को अगर इंडियन एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इन क्रॉप्स के थ्रू हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स, तो हम स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स की जो इनकम है उसे जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे कि हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हैं, तो वो सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से ही पॉसिबल है। बाकी हम कन्वेंशनल फार्मिंग जब कर रहे थे तो हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर का जो सिनेरियो था वो समवट डिफरेंट था, यानी कि वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, वाइल्ड लाइफ के जो लॉस था वो भी ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सो बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएट हो रहे थे, जिसके कारण एक सोशल प्रेशर जो था एक फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर मेंटेन हो रहा था। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रेदर अच्छा है, बट अदर फैक्टर्स हैं या फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स आप कह सकते हैं कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इतने इजीली जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला फैक्टर रहेगा सूटेबल लैंड का, देन इम्प्रूव्ड वाटर टेक्नोलॉजीज एंड कुछ ऐसी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जिन्हें हम मोनोकल्चरिंग की बजाय मल्टीपल कल्चरिंग में कर सकें यूज़, एंड देन इम्पोर्ट जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में। देन मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन।